Okay, Ji. We were discussing about teaching yesterday, and today we will be discussing about the processes that are involved in teaching. Remember, we told you that teaching is an active process. Teaching is a process जिसमें एक टीचर जो है वो इंटरेक्ट करता है अपने स्टूडेंट के साथ और हमने ये देखा था कि ये सारी की सारी एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है और एक इंसान के अंदर एक बच्चे के अंदर बिहेवियरल चेंजेस उसने लेकर आनी होती हैं और वो बिहेवियरल चेंजेस जो हैं कॉग्निटिव लेवल पे होती हैं साइकोमोटर लेवल पे होती हैं और अफेक्टिव लेवल पे होती हैं। हमने इन तमाम चीज़ों का भी जिक्र किया था कि नॉलेज इज़ वन पार्ट ऑफ टीचिंग, जबकि साइकोमोटर डोमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी टीचिंग के दौरान एड्रेस किया जाता है और अफेक्टिव डोमेन जो है वो भी इसी तरीके से ग्रूम अप हो जाती है जब आपकी ये दोनों चीज़ें यानी कि आपकी साइकोमोटर और आपकी जो कॉग्निशन है जैसे जैसे ये आपकी लर्निंग में इजाफा करती रहती है, आपके जो अफेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो आपका करेक्टर, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट करती हैं इस टीचिंग को। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि टीचिंग के प्रोसेसेस कौन-कौन से हैं। सो रिमेंबर हमने एक बात कल भी की थी और वी टॉक्ड अबाउट कि टीचिंग इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में नहीं है या लीनियर फॉर्म में नहीं है टीचिंग। टीचिंग एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक से मुराद कि जहाँ से चलती है वहीं पर आके ख़त्म हो जाती है। यानी कि एक टीचर जो है पढ़ाने से पहले प्लानिंग करता है, फिर टीच करता है, फिर एवेलुएट करता है और एवेलुएशन के बाद फिर प्लान करता है कि अब मैंने इनको आगे क्या कराना है। इसी चीज़ को एक प्रोसेस का नाम दिया जाता है। सो एक साइकिल है जिसमें एक टीचर बार-बार एंगेज करता है स्टूडेंट के साथ। यही वजह है कि टीचर भी सीखता है एट द एंड ऑफ द क्लास और स्टूडेंट्स भी बैक वक़्त सीख रहे होते हैं। दोनों का फ़ायदा हो रहा होता है। स्टूडेंट्स जहाँ नया नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं, नई वोकैब्युलरी एडॉप्ट कर रहे होते हैं, टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जानने के लिए ज़्यादा उसको मौक़े मिलते हैं, उनको जानता है, उनकी वीकनेसेस, उनकी स्ट्रेंथ्स और अपने लेक्चर को, अपनी क्लास को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए वो अपने ही प्लान के अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेकर आता है ताकि इफ़ेक्टिव तरीके से उसके साथ आगे चला जा सके। यही सारी चीज़ें बेटे टीचिंग का प्रोसेस कहलाती हैं। मैं आपसे मुख़ातिब होता हूँ, आप तो before I start with the process, we need to understand कल हमने लर्निंग की ज़िक्र की थी, लर्निंग के बारे में भी हमने बात की थी। तो हमने कहा कि लर्निंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक एक्टिव नेचर है, यानी कि आप इन्वॉल्व होंगे तो लर्निंग होंगी, अगर आप इन्वॉल्व ही किसी चीज़ में नहीं है तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग क्या थी? एक चेंज इन बिहेवियर था। अब बिहेवियर में चेंज तभी आएगी व्हेन यू हैव योर इंटरेस्ट इन इट, जब आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उस एक्टिविटी का हिस्सा होंगे तो आप लर्न करेंगे। लेकिन बहरहाल ये इनडायरेक्ट तरीके से भी हो सकती है और उसकी एग्ज़ाम्पल हम आपको बताते हैं। हमें वी हैव टू एक्टिवली एंगेज द लर्नर्स इन लर्निंग एक्टिविटीज़ इफ यू वांट देम टू लर्न। और स्टूडेंट्स के अंदर ये जो एक्टिव एंगेजमेंट है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इट इज़ टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इफ़ दे हैव सम प्रॉब्लम्स, दे हैव गॉट सम लर्निंग चैलेंजेस, दे हैव गॉट सम अदर सेंसरी चैलेंजेस, तो इस तमाम सूरत हाल में टीचर ने उनको सपोर्ट करनी है ताकि वो एक्टिव अंदाज में पार्टिसिपेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है ही इज़ चैलेंज्ड विद फिज़िकल एलिमेंट्स, उसको फिज़िकल नेचर के प्रॉब्लम है और वो अपने हाथ को मूव नहीं कर सकता और अपनी पेंसिल को होल्ड नहीं कर सकता। जब सारी क्लास के बच्चे राइटिंग कर रहे होंगे तो अब टीचर ने कोई एक्टिविटी सोचनी है कि जब बाकी सारे राइट कर रहे हैं तो मुझे इसको एक अल्टरनेट प्रोवाइड करना है। सिंस ये पेंसिल नहीं उठा पा रहा तो इसके लिए मुझे कोई ना कोई अल्टरनेट तरीका प्रोड्यूस करना है ताकि ये बच्चा जो है वो बाकी बच्चों की तरह वही एक्टिविटी करे जो बाकी कर रहे हैं, इसकी लर्निंग हो सके। अब इसमें टीचर बहुत सारे काम कर सकता है। एक काम ये कर सकता है कि उसको पेंसिल के बजाय को मोटा सारा मार्कर दे सकता है जिसको कि वो पकड़ ले। अच्छा वो भी नहीं कर सकता है टीचर उसको प्रोबेबली कोई ऐसा कंप्यूटर का माउस दे दे जिससे वो कंप्यूटर के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ माउस के साथ या कीबोर्ड के साथ जो है वो अपना काम कर सके। तो टीचर ने अल्टरनेट प्रोवाइड कर दिया जिसकी वजह से एक बच्चा जो था ये वाला भी एंगेज हो गया लर्निंग एक्टिविटीज़ में, अब इसकी भी लर्निंग हो जाएगी। अगर टीचर ये काम ना करता और बच्चे को राइटिंग एक्सपीरियंसेस ना कराता तो ये बच्चा तो उस एक्टिविटी से फ़ायदा नहीं उठा सकता था।
लिहाजा वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टीचर का काम है स्टूडेंट्स को एंगेज करना, और इसी एंगेजमेंट से ही लर्निंग होती। रिसर्च ये कहती है जी 75% ऑफ द रिटेंशन रेट्स इन लर्निंग बाय डूइंग। जब तक आप कोई काम नहीं करते, आप उसको रिटेन नहीं कर सकते। रिटेन से मुराद लंबे अरसे तक अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर रखना, उसको अपने बिहेवियर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना। और 90% रिटेंशन रेट्स लर्निंग बाय टीचिंग अदर्स। और आपकी रिटेंशन बढ़ जाती है अगर आप दूसरों को पढ़ाते हैं। ये एक बड़ी एक साइंटिफिक सी बात है कि व्हेन वी टीच यू, जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम इसी एक्टिविटी को बार बार एक्सपोज होते हैं, बार बार हम टीचिंग करते हैं, बार बार हम टीचिंग करते हैं, यहाँ तक कि हमें टीचिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये कल भी यही बात हो रही थी, टीचर्स आर नॉट बॉर्न। टीचिंग तो एक ऐसा आर्ट है विच कैन बी लर्न, और हम यही चीज़ तो आपके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सो 90% रिटेंशन जो है वो बार बार करने से आएगी। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक एक्टिविटी है। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक आर्ट है। और जब हम बार बार इस टीचिंग की एक्टिविटी के अंदर हम इन्वॉल्व होते हैं, हमारी रिटेंशन बढ़ जाती है। तो आपके साथ भी ऐसे ही है, इफ़ यू कीप ऑन रिवाइजिंग, बार बार उसको रिवाइज करेंगे, यू विल बी एबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखें, अब बड़ी आसान सी बात है, मैं आपसे मुखातिब हूँ, 45 मिनट्स की क्लास है, और उसके बाद क्या होगा कि अगर तो आपने दोबारा इसको एड्रेस किया, देखा, तो आपकी रिटेंशन में इजाफा हो जाएगा। अगर खाली आप अपनी ऑडिटरी स्किल या ये सुनने की सलाहियत पर भरोसा कर रहे हैं ना कि जी आपको सारा कुछ आ गया है या आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए आपके माइंड में ये चीज़ रिटेन रहनी है, उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ख़राब होते चले जाएंगे, जब तक कि आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे। तो अभी तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा चीज़ें बन रही हैं, लेकिन जब आप इनको रिवाइज करते रहेंगे तो यही इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके इंस्टॉल हो जाएगी, और फिर आप वो लंबे अरसे तक ऑटोमेटाइजेशन के ज़रिए, जो कल हमने जिक्र किया था, उसके ज़रिए आप इस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकोगे। सो इट इज़ वाइटल कि चीज़ों को रिवाइज किया जाए रिटेन करने के लिए। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होती है, जब ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल किया जाए। किसी एक्टिविटी को कराने के लिए आप जितनी ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो पायदार होगी। हमने पहले इस चीज़ का ज़िक्र कर चुके हैं कि कुछ लोग जो हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। कुछ लोग देख के सीखते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो हेयरिंग का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग इसी तरीके से टच, स्मेल, टेस्ट, अपने अपने अंदाज़ हैं लोगों के सीखने के। यही तो हम सब के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो ये जो अब रिसर्च ये कहती है जी कि साइट वाली लर्निंग सबसे ज़्यादा होती है, हेयरिंग वाली उससे कम, टच वाली उससे कम, सबसे कम जो है वो टेस्ट वाली होती है। लेकिन एज ए टीचर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब कोई आप एक्टिविटी कराते हैं, तो उसको ज़्यादा अरसे के लिए रिटेन रखने के लिए आप जितनी सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखो कि हम लोग ज़िक्र कर रहे थे, जब आप छोटी क्लासेस में थे, तो वी वर टॉकिंग अबाउट लीफ, पत्ते के बारे में बात कर रहे थे। अब वो पत्ता जो था, वो जो आपकी बुक में पत्ता बना हुआ था, दैट वाज नॉट कलर्ड इवन, और उसका जो इमेज था वो रियल इमेज नहीं था। लिहाजा कई दफ़ा तो ऐसे होता था कि सिर्फ टेक्स्ट होता था और डायग्राम भी नहीं होती थी। फिर टेक्स्ट को रीइंफोर्स किया गया डायग्राम के साथ, बच्चों को अच्छा समझ आना शुरू हो गया। जब लीफ को देख लिया तो उसके बाद टीचर ने उनको एक लीफ ला के दे दिया। अब जब लीफ को उन्होंने टच किया, जब लीफ को स्मेल किया, तो उनकी जो लर्निंग है वो, उसकी जो एक्सटेंट है वो बढ़ती चली गई। लिहाजा एक अच्छा टीचर जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है एज मेनी सेंसेस एज पॉसिबल, ताकि वो इंफॉर्मेशन जो है माइंड के अंदर रिटेन होती चली जाए। लेट्स टॉक अबाउट टीचिंग प्रोसेस। दिस इज़ व्हाट टीचिंग प्रोसेस इज। मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था, मैं आपको दोबारा इसकी तरफ निशानदेही करवा रहा हूँ कि टीचिंग एक प्रोसेस का नाम है। एक ऐसी एक्टिविटी है विच रिपीट्स इटसेल्फ, विच कीप्स ऑन गोइंग, विच नेवर स्टॉप्स। ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है? होता यह है कि एक टीचर प्लान करता है, और प्लान क्यों करता है? देखो, टीचर ही तो मैनेजर था क्लासरूम का। अब टीचर ही तो लिंक है बिटवीन द करिकुलम एंड द स्टूडेंट्स। बोर्ड ने डिसाइड किया जी पढ़ाना क्या है। बोर्ड ने एक सिलेबस आपके लिए डिज़ाइन किया कि ये सिलेबस हमने पढ़ाना है। अच्छा, किन बच्चों को पढ़ाना है? जो 10वीं क्लास के बच्चे होंगे उनको ये सिलेबस पढ़ाना है। सारी चीज़ें सेटल हो गई। अब ये करेगा कौन? ये काम करना है टीचर ने। अब जब टीचर के पास बात आती है तो टीचर को बताया जाता है कि आपने ये वाला सिलेबस पढ़ाना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क इज किन को पढ़ाना है?
10वीं क्लास वाले बच्चों को पढ़ाना है, भाई उनकी उम्रें कितनी है, उनकी उम्रें 15-16 साल की उनकी उम्र है। अच्छा, इनका बैकग्राउंड क्या है? इनका बैकग्राउंड है कि उन्होंने 9th में भी ये सब्जेक्ट पढ़े थे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, जेंडर क्या है? लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहाँ पे पढ़ाना है? उन्होंने कहना है कि आपने फलाने पिंड का जो स्कूल है आपने वहाँ पर जाकर पढ़ाना है। ओके, फेयर इनफ। और क्या जी, वहाँ पर मौसम कैसा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर क्लासरूम्स हैं कि नहीं, वहाँ पर डेस्क टेबल है कि नहीं, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड है कि नहीं। सो टीचर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उसके जहन में सवालात होते हैं इन, और फिर वो पूछता है कि मेरे टीचर स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ क्या क्या हैं। उन्होंने कहा जी आपके स्टूडेंट देख सकते हैं, आपके स्टूडेंट सुन सकते हैं, आपके स्टूडेंट की फिजिकल मूवमेंट्स बहुत अच्छी हैं, आपके स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है। ओके जी, फेयर इनफ। अब टीचर जो है इन तमाम लवाजमात को इकट्ठा करके प्लान करता है कि जब मैं पहले दिन जाऊंगा तो मैं बच्चों के साथ ऐसे पढ़ाऊंगा, उनको ये वाला ऑब्जेक्टिव लेकर जाऊंगा। मेरे पहले दिन का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपने बच्चों को फोटोसिंथेसिस के बारे में एजुकेट करूंगा। अब ये उसके जहन में ऑब्जेक्टिव है, उसके जहन में ये ऑब्जेक्टिव है कि जब मैं क्लास ले चुका हूँगा तो मेरे बच्चों को फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग आते होंगे, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आती होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उनको आता होगा। तो ये सारी चीज़ें उसने पहले से ऑब्जेक्टिव में तैयार कर ली। जब उसने ये ऑब्जेक्टिव में तैयार कर ली, प्लान का हिस्सा बन गया, द नेक्स्ट थिंग इज़ वो क्लासरूम के अंदर जाता है और ये सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करता है। अब जब उसने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो पता ये चला कि आज तो बच्चों की एक तो तादाद बहुत कम है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद सर्दी है, और सर्दी की वजह से ना बच्चे फोकस कर ही नहीं पा रहे एजुकेशन को। अब देखो उसका प्लान तो अपनी जगह पर था, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट करने के लिए गया तो अगर तो हालात वैसे ही होते जैसे कि उसको बताए गए थे तो वो इम्प्लीमेंट बड़ा अच्छे तरीके से कर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब उसने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो उसने देखा कि देयर आर सम कंसर्न्स, बच्चे जो इतने अटेंटिव नहीं है सर्दी की वजह से, और वो सर्दी की वजह से परेशान है। लिहाजा टीचर सोच के तो यही गया था कि मैं अपने बच्चों को क्लासरूम के अंदर पढ़ाऊंगा, लेकिन अब सर्दी की शदीद नौयत है। उसने क्या किया, उसने अपने बच्चों का चलो लाइन बनाओ, आओ चलो बाहर चलते हैं, धूप में बैठते हैं। वो बच्चों को लेकर बाहर चला गया और उसने बच्चों को जो गार्डन था, गार्डन में जाके, अब उसके जहन में ये ज़रूर है कि मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, तो लेकिन उसने ये सोचा कि इम्प्लीमेंटेशन चूँकि क्लास में मुश्किल है, मैं बच्चों को बाहर लेके जाके यही चीज़ पढ़ा देता हूँ, और उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। जब उसने इम्प्लीमेंट कर लिया, जो जिस भी तरीके से उसने मैनेज किया, अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया, उसके बाद उसने क्लास के आखिर में उसने बच्चों को एवेलुएट किया और देखा कि मेरे बच्चों को क्या कुछ समझ आई। तो ही रियलाइज्ड के बहुत सारे बच्चों को, उसने बच्चों से सवाल किए। अब ये सवाल सिंपल क्वेश्चन भी, क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, छोटे छोटे सवालात हो सकते हैं जो टीचर पूछेगा अपने स्टूडेंट से इनफॉर्मली, और कुछ फॉर्मल टेस्ट भी होते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम पहली क्लास की बात कर रहे हैं तो वो अपने टीचर स्टूडेंट से ना इनफॉर्मली सवाल करेगा कि उनको क्या समझ आई। बच्चों के जवाब से उसको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आज कितना पढ़ा पाया, मेरे बच्चों को कितना आया। ये एवेलुएशन की टीचर ने अपने अपने खुद के लिए कि मैं अपनी पढ़ाई के अंदाज को सही करूं, पढ़ाने के अंदाज को सही करूं या क्या करूं, उसने एवेलुएट किया। और थैंक यू करके बच्चों से वो वापस अपने ऑफिस में आ गए। अब वापस आके उसने दोबारा प्लान किया। उसने कहा कि आज सर्दी ज़्यादा थी, कल मुझे एक तो सब खिड़कियाँ बंद करवानी हैं और उसके बाद को हीटर शीटर लगवाने हैं, उसके बाद मुझे जो आज बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए उनको एड्रेस करना है। जो जो आज उसको चैलेंजेस आएंगे उसने दोबारा प्लान किया और दोबारा इम्प्लीमेंट किया, दोबारा एवेलुएट किया। तो ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा, और ये प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेलुएशन चलती रहेगी यहाँ तक कि टीचर जो है अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह अचीव ना कर ले जो वो पहले दिन या पहले सिटिंग में प्लान करता है अपनी क्लासरूम के लिए। अच्छा, इस तमाम प्रोसेस के दौरान ये नीचे अगर आप गौर करें इस डायग्राम के लिखा हुआ है फीडबैक्स एंड रिफ्लेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फीडबैक से आपको पता चलता है कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हर वक्त फीडबैक चाहिए आपको। जब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था, जब मैं प्लान कर रहा था, प्लान करके मैं इम्प्लीमेंट लेवल पे आया तो इम्प्लीमेंटेशन में मैंने देखा कि मुझे कुछ अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई ऐसे कंसर्न्स थे। मुझे स्टूडेंट्स के सामने सर्दी की वजह से दुश्वारी हुई, स्टूडेंट की अटेंडेंस की वजह से दुश्वारी हुई, स्टूडेंट के पास कॉपीज़ या पेन्स नहीं थे, वट एवर, मेंटली रेडी नहीं थे, उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं था।
तो ये फीडबैक आपको मिलता रहता है टीचर को कॉन्टिन्यूसली, वो इस फीडबैक से अपनी इम्प्लीमेंट को इम्प्रूव करता चला जाता है। फिर जब वो एवेलुएट करता है तो वो एवेलुएशन दोनों के लिए होती है, टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी। टीचर भी लर्न करता है कि मैंने कैसा पढ़ाया, और स्टूडेंट्स को भी, और टीचर को ये भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स क्या कुछ सीख पाए या कितना कुछ सीख नहीं पाए। टीचर उनको भी एजुकेट करता है कि बेटे इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये, आपने सही नहीं बताया, आपने गलत बताया। एवेलुएट फीडबैक स्टूडेंट्स की भी हो गई, फीडबैक टीचर को भी मिल गई, और फिर ये आपका प्लान का भी फीडबैक आपको मिल जाता है कि जो मैं प्लान बना के गया था वो एग्जीक्यूटेबल था कि नहीं था, उसमें कौन कौन सी दुश्वारियां आई, मुझे अपने प्लान को कैसे रिफ्रेज करना है, मुझे अपनी स्ट्रेटजीज को कैसे बदलाना है, मुझे अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। लिहाजा आप अपने ही प्लान को दोबारा से रिव्यू करते हो उस फीडबैक से जो एवेल्युएशन के नतीजे में आपको मिला था। आपने एट द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट से पूछा, बच्चों आपको कितना समझ आया? बच्चों ने कहा सर हमें ज़्यादा समझ नहीं आया, हमें ये तो पता ही नहीं चला कि फोटोसिंथेसिस दिन को होती है कि रात को होती है। अब अगर स्टूडेंट्स ने ये जवाब दिया तो टीचर को फ़ौरन पता चल गया कि इसका मतलब है कि आई मिस्ड ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब वो नेक्स्ट टाइम प्लान करेगा तो वो मेक श्योर करेगा कि बच्चों को इस चीज़ की भी निशानदेही करवाएगा और इस चीज़ की भी निशानदेही करवाएगा कि हो सकता है कि वो उनको एक्टिविटीज़ ही ऐसी जगह पे कराए जहाँ पर कि रोशनी हो, ताकि बच्चे इस चीज़ को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। तो बेटे ये मैं आपको जो बात बता रहा था कि टीचिंग एक प्रोसेस है विच इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच कीप्स ऑन रिपीटिंग, और दिस एक्टिविटी गोज ऑन। ये जो बातें मैंने आपसे अभी बातें की हैं, इन्हीं चीज़ों को अगर आप दोबारा देख लें तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और इसको ग्रैस्प आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब इसी इसी चीज़ को यहीं पर हम लेते हैं। मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट था कि मैं सिर्फ आपको ओरल लेक्चर दे देता, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि व्हाई नॉट आई शुड मेक सम स्लाइड्स, क्योंकि स्लाइड से आपको विजुअल इनपुट मिल रहा है, मेरी आवाज़ से आपको ऑडिटरी इनपुट मिल रहा है। अब आप दो तरीके से सीख रहे हैं, विजुअली भी सीख रहे हैं और कानों से ऑडिटरी तरीके से भी सीखते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं इस वक्त मेरी बात को सुनते सुनते, तो आप तीसरी एक और फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं, सेंस ऑफ टच भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तीनों सेंसेस का आप इस्तेमाल करते हैं, तब आपकी लर्निंग मुझे उम्मीद है कि इससे बेहतर हो रही है। और इसीलिए ये जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, अब ये कंप्यूटर में जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक एड है जो कि विजुअल एड है, और मेरे मुंह से जो आवाज़ आपको पहुंच रही है ऑडियो एड है। तो ऑडियो विजुअल एड के ज़रिए मैं समझता हूँ कि मेरे स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा लर्न कर पा रहे हैं, और ये एक यूनिवर्सल थिंग है, बिल्कुल तमाम लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। सो ये इससे हमारी टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। असल एजेंडा तो यही था ना कि हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव कर सकें, तो इफेक्टिव यूज़ के लिए मैं इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया कि तो टीचिंग एक प्रोसेस था, देखें। और आप जैक्सन ने हमें एक मॉडल दिया था, उसने कहा था कि यह एजुकेशन जो है ना ये स्टेजेस में होती है, कुछ फेजेस में होती है। तो टीचिंग उसने कहा कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 होती हैं। और स्टेज 1 के दौरान क्या आता है कि ये प्री एक्टिव स्टेज है, इस वक्त लोग जो है वो एक्टिव नहीं है, अभी एक्टिव होना है, लेकिन ये एक्टिविटी से पहले की स्टेज है। और इसके अंदर क्या होता है कि टीचर दो काम करता है। पहला काम तो ये करता है, वो गोल्स और कंटेंट देखता है कि मैंने क्या पढ़ाना है और कहाँ से पढ़ाना है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और मैंने जो कंटेंट पढ़ाना है, जो मवाद पढ़ाना है, वो मुझे कहाँ से मिलेगा। दूसरा फैसला वो ये करता है कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी से पढ़ाना है, क्या बच्चों को मैं रीडिंग करवाऊंगा, क्या मैं बच्चों को राइटिंग कराऊंगा, क्या मैं बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, क्या मैं बच्चों को विजिट के लिए लेके जाऊंगा। ये सारी चीज़ें वो पहले से डिसाइड कर रहे हैं। अभी तो स्टूडेंट्स को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, लेकिन टीचिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अभी इस टीचर के उस स्टूडेंट के सामने नहीं गया, लेकिन स्टेज 1 में वो अपनी तैयारी कर लेता है, अपने गोल्स बना लेता है, अपना कंटेंट सेलेक्ट कर लेता है, और ये स्ट्रेटजीज का डिसाइड कर लेता है। टीचिंग 2 में जो इसकी स्टेज 2 है वो इंटरएक्टिव स्टेज है, यानी कि दोनों पार्टीज हैं, टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, अब ये दोनों मौजूद हैं। इसके दौरान क्या होता है कि डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर, टीचर जो है वो जब पढ़ा रहा होता है तो उसको समझ आता है कि किसको कितना समझ आ रहा है, उसका डायग्नोज करता रहता है जहन के अंदर, आइडेंटिफाई करता रहता है किस बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, किस बच्चे को ज़्यादा अच्छा समझ आ रही है, किसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, उसको लर्न करता रहता है, लर्न करता है ड्यूरिंग द क्लासरूम, ठीक है, पढ़ाता भी है और बच्चों से लर्न भी करता है, उन्हें डायग्नोज भी करता है। और उसके बाद एक्शंस एंड रिएक्शन, बच्चों का कोई रिस्पॉन्स आएगा तो उनको जवाब देता है,
बच्चे कोई सवाल करेंगे तो उनका जवाब देता है, कोई बच्चा गलत बोलता है तो उसको सही करता है। ये एक्शंस एंड रिएक्शंस होते हैं जब आप आमने सामने हैं। और बिल्कुल इसी दौरान एक और काम भी होता है स्टेज 3 की तरह, जब आप पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर आपकी पढ़ाई खत्म होगी, आपने इन्फॉर्मेशन उसको दे दी, तीसरी स्टेज आती है पोस्ट एक्टिव स्टेज। इसमें आप टेस्ट करना चाहते हैं कि जो मैंने प्लानिंग की थी, जो मैंने इंटरएक्टिव स्टेज में एक्शन रिएक्शन और डायग्नोसिस किए थे, पढ़ाया था, इंस्ट्रक्ट किया था, वो किस कदर कारगर रहा। तो अब टीचर जो है वो टेस्टिंग टूल्स की ऑप्शन करता है कि मैं किस तरीके से पता लगे मुझे कहने क्या समझ आया है। तो वो छोटे मोटे सवाल भी हो सकते हैं, उन्हें कहेंगे अच्छा कॉपी में लिख दो आपने क्या पढ़ा है, अच्छा ड्रॉ कर दो कि फोटोसिंथेसिस का मैप कैसे बना सकते हैं हम, फोटोसिंथेसिस कैसे करते कैसे होती है, तो उसका एक चॉक आउट करो कोई डायग्राम सी। और बिल्कुल इसी तरीके से जब वो ये काम सारा कर लेता है तो उसके बाद वो उनको फीडबैक देता है। फीडबैक से मुराद ये बच्चों को बताता है शाबाश आपने सही बताया, आपने बेटे इसको ऐसे बताना था, अच्छा इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, यानी फीडबैक भी प्रोवाइड करता है। अब ज़रा इस तमाम प्रोसेस को गौर से देखें तो ये वही चीज़ें देखो, स्टेज 1 के अंदर वो प्लानिंग करता है, स्टेज 2 के अंदर वो इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्टिव होता है, और स्टेज 3 के अंदर एवेल्युएशन होती है। वही सारी की सारी स्टेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये एक मॉडल की शक्ल में एक्सप्लेन किया गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो काम है जो टीचर करेगा, ये उनको फेजेस का नाम दिया गया, और बेसिकली ये टीचिंग के बारे में हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। सो यू कैन सी टीचिंग इज नॉट दैट सिंपल। टीचिंग के अंदर बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, जरा गौर करें ना, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है टीचिंग के अंदर। सबसे पहले तो कोई उस्ताद इन्वॉल्व है, और फिर उसके अंदर इन्वॉल्व है एक शागिर्द। उस्ताद भी ह्यूमन बीइंग है और शागिर्द भी ह्यूमन बीइंग है। उस्ताद को भी सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, बुखार होता है, डिप्रेशन होता है, खुश होता है, सैड होता है, और स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, टीचर जो है उसकी अपनी लिमिटेशन है, स्टूडेंट्स की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन टीचर चूंकि एक मेच्योर इंसान है, क्योंकि टीचर एक लर्नड इंसान है, क्योंकि टीचर एक कमिटेड इंसान है, वो अपनी इन शॉर्ट कमिंग्स को, अपनी इन जो चंद वक्ती किस्म के उसके मसाइल हैं, इनको सामने से हटाते हुए अपने स्टूडेंट की तरफ प्लान करता है, और प्लान करने के बाद अपने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करता है। अब स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसने सीखना है। तो देखो ये देने वाला है और वो लेने वाला है। भाई अगर रिसीवर यानी कि लेने वाला ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो मोटिवेटेड नहीं है, तो उसकी लर्निंग मुतासर होगी। या अगर उसको सर्दी गर्मी बुखार भूख इस तरह के उसके एलिमेंट्स हैं तो फिर भी वो लर्न नहीं कर पाएगा। या टीचर ने जो कंटेंट या करिकुलम सिलेक्ट किया है वो बड़ा बोरिंग था, वो बड़ा बिल्कुल भी बच्चों के इंटरेस्ट का नहीं है, या उनकी अक्ल से ज़्यादा है, या उनकी लर्निंग एबिलिटी से मुश्किल है, तब भी वो फ़ायदा मंद ना हुआ। जो गोल्स उसने टीचर ने बनाया वो सही नहीं बनाया, तब भी वो अपने गोल्स हासिल नहीं कर पाएगा। स्ट्रेटजीज जो उसने अडॉप्ट की वो एक्टिविटी बड़ी मुख्तलिफ थी उन बच्चों से जो उस लेवल के जो बच्चे इंजॉय करते हैं उनसे स्ट्रेटजीज मुश्किल थी। लिहाजा हर एक स्टेप जो है वो दूसरे स्टेप्स के साथ इंगेज होता है और मैटर करता है। ये गलत होगा तो डेफिनेटली ये चीज़ गलत होगी। जब ये चीज़ें गलत होगी तो आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, आप इंटरएक्टिव स्टेज के अंदर जाके स्टूडेंट्स के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, और लाइकवाइज आप उनकी एवेलुएशन भी सही तरीके से नहीं करेंगे, आपका पूरा सिस्टम जो है वो गलत हो सकता है। सो इट्स अ वेरी थॉटफुल प्रोसेस, वेरी इंटरेक्टिव प्रोसेस, जिसके अंदर एक टीचर और स्टूडेंट जो है वो बार बार एंगेज करते हैं। अब प्लानिंग फेज के अंदर जो मैंने आपको बातें बताई उसके अंदर होता क्या है कि द टीचर को क्या कुछ पता होना चाहिए। नंबर 1 पता होना चाहिए नीड ऑफ द लर्नर्स। नीड ऑफ द लर्नर से क्या मुराद है, बच्चे की उम्र कितने है, बच्चे की जो पहले की लर्निंग है, पहले वो क्या पढ़ता रहा है, पहले उसने ये सब्जेक्ट पढ़ा कि नहीं, उसके पास वोकैबुलरी कितनी है, उसके पास ग्रामर कितनी है, उसकी लिखने की सलाहियत, उसके बोलने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, उसको क्या चीज़ें चाहिए, क्या वो टेबल पे बैठ सकता है, क्या वो बगैर हेल्प के बैठ सकता है, क्या वो मेरी आवाज़ सुन सकता है, या उसको साइन लैंग्वेज चाहिए, क्या वो मुझे देख सकता है, या उसको कोई विजुअल हेल्प चाहिए, क्या वो किताब का टेक्स्ट पढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए इससे पहले कि आप प्लान करें। गोल्स जो आपने बनाने हैं, क्या वो गोल्स रियलिस्टिक हैं या नहीं है, क्या गोल्स अचीवेबल हैं कि नहीं।
ऐसे गोल्स जो अचीवेबल नहीं होते उन्हें एम्बिशियस गोल्स कहा जाता है और उसके नतीजे में सिर्फ परेशानी और शर्मिंदगी होती है। जो गोल्स ऐसे होने चाहिए जो रियलिस्टिक हों, रियलिस्टिक गोल्स बनाएं जो अचीवेबल हों और अचीवेबल भी हों और बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक हों और बच्चों की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ लिंक्ड अप हों। उसके बाद जो कंटेंट आपने पढ़ाना है, जो मवाद आपने पढ़ाना है, उसकी सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे हिस्से आया कि मैंने बच्चों को कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ाना है, तो कायद-ए-आज़म मुझे इंग्लिश में भी मिल सकता है लेसन, उर्दू में भी मिल सकता है। उसके अलावा पिक्टोरियल डायग्राम्स, तस्वीरों की शक्ल में भी मैं कायद-ए-आज़म पढ़ा सकता हूँ। तो कायद-ए-आज़म पढ़ाने के लिए मुझे कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब कायद-ए-आज़म का एक मज़मून जो है वो छोटे बच्चे के कायदे में भी है और मैट्रिक में भी हो सकता है। कायद-ए-आज़म के 14 नकात आपने देखा, अब 14 नकात पढ़ा रहा हूँ, ये भी पढ़ा रहा हूँ, ये कंटेंट है। मुझे कंटेंट का सिलेक्शन करना है और टीचर इसको सेलेक्ट कर सकता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि स्कूलों के अंदर मुख्तलिफ किताबें आपको मिलती हैं। सरकारी स्कूलों में तो एक जैसी किताबें होंगी, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर आपने देखा एक ही मजमून को पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किताबें हैं। लिहाजा वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो कंटेंट है ये भी आपने इसका इंतखाब करना है। उसके बाद टीचर के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए भाई। टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है मोटिवेट होना। इफ़ टीचर इज़ नॉट मोटिवेटेड तो वो अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं करेगा। अप्रोच मोस्ट इज टू कैरी आउट द गोल्स, और कोई ऐसा अप्रोच, ऐसा मेथड, ऐसा जो है स्ट्रेटजी इस्तेमाल करे जो ज़्यादातर बच्चों के लिए जो है वो कन्वीनियंट हो सके। एवेल्युएशन प्रोसेस टू मेजर लर्निंग आउटकम, और उसको ये भी अभी से डिसाइड कर लेना है प्लानिंग की स्टेज पर कि मैं एवेल्युएशन कैसे करूँगा। आप ज़रा गौर करें, सबसे पहले तो ज़रूरियात थी और अपने गोल्स तयन किया और फिर आखिर में उसने ये भी तय कर लिया कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं कि नहीं। ये सारा कुछ काम प्लानिंग के दौरान ही हो जाएगा। यानी कि जब वो प्लान करेगा कि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ाना है, तो साथ ही वो ये डिसाइड करेगा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे बच्चे को वो चीज़ आई है कि नहीं आई। फॉर एग्जांपल, आज मैंने सोचा मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊँगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि बच्चों को फोटोसिंथेसिस आ गई? तो मैं खुद ही लिखूँगा कि अगर मेरा बच्चा जो है मुझे सूरज और पौधे के दरमियान जो होने वाली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है उसके बारे में मुझे बता देगा, तो आई एम फेयर, मैं समझूंगा कि मेरे बच्चों को आ गया। या अगर मेरे बच्चों ने सूरज की और पत्ते की तस्वीर बना के उसमें सूरज से निकलने वाली शुआओं को पत्ते के ऊपर गिरा दिया डायग्राम में, तो मैं समझूंगा कि मेरे बच्चे को आप खुद ही तय करते हैं कि मेरी एवेल्युएशन का क्या क्राइटेरिया होगा और ये प्लानिंग की फेज में हो जाएगा। इसके अंदर आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, लर्नर किसको सिखाना है, ये बहुत ज़रूरी है। किसको सिखाना है? फॉर एग्जांपल, ये जो लेसन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये लेसन मैं कुछ 6ठी 7वीं वाले बच्चे को नहीं पढ़ा रहा। ये मेरे जो लर्नर्स हैं इनको मैं जानता हूँ कि इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, इसलिए मैं आपके साथ ऐसे मुखातिब हूँ। मुझे समझ आ रही है कि आप लर्नर्स हैं। दूसरी चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। लेट अस सपोज़ कि मैंने आपको पढ़ाना था और आपके पास इंटरनेट नहीं है। लेट अस सपोज़ मैंने आपको पढ़ाना था और आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन तो मैं नहीं पढ़ा सकता। तो मुझे इंश्योर करना था कि मेरे पास जो मटेरियल्स हैं वो क्या मेरे पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। क्या मेरे पास चॉक और डस्टर है कि नहीं है? क्या मेरे पास किताबें, पेंसिलें, कॉपियाँ हैं कि नहीं है? मटीरियल्स इसको कहते हैं, मटीरियल्स। तो लर्नर को भी जानें और अपनी ज़रूरियात को भी जानें। टाइम रिक्वायरमेंट, कितना वक़्त लगता है किसी ख़ास काम को करने के लिए? किसी काम को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उनको एक्सपेरिमेंट कराऊँगा, तो एक्सपेरिमेंट में मुझे कितनी देर चाहिए? क्या वो 40 मिनट में हो सकता है? क्या वो रीडिंग 40 मिनट में हो जाएगी? क्या मेरा ऑब्जेक्टिव 40 मिनट में अचीव हो जाएगा? देखो, टाइम के साथ मुकाबला है ना टीचर का। तो टीचर ने टाइम के साथ में मुकाबला करना है और अपने गोल्स अचीव करने हैं। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए वो है स्ट्रैटेजी नीड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, कि कैसे, किस एक्टिविटी के ज़रिए, किस स्ट्रैटेजी के ज़रिए आप स्टूडेंट को कोई चीज़ जो है वो सिखाएँगे। तो आप ज़रा गौर करें कि प्लानिंग की स्टेज कितनी इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसके अंदर कितनी ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि एक टीचर ने कंसिडर करनी है, और उनको कंसिडर करने के साथ-साथ वो उनको प्लान भी कर सकता है उसी सूरत में जब वो इन तमाम चीज़ों के साथ वाक़फ़ियत रखता है। इम्प्लीमेंटेशन का वक़्त आ गया कि अब टीचर जो है पढ़ाएगा कैसे? तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए टीचर ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करता है जो कि आपके सब्जेक्ट या आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होती हैं। यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखना है
और अपने सब्जेक्ट मैटर यानी कंटेंट को सामने रखना है और एक्टिविटीज इस्तेमाल करनी है। इम्प्लीमेंटेशन का तरीकाकार क्या है? अपने ऑब्जेक्टिव्स के सामने रखते हुए या अपने सब्जेक्ट मैटर को सामने रखते हुए एक्टिविटीज का तयन करना, ये इम्प्लीमेंटेशन है। तयन करना और उनको एग्जीक्यूट करना। तयन तो आप कर चुके थे प्लानिंग के अंदर, अब आपने एग्जीक्यूशन के लिए उनको लेके, यानी वो एक्टिविटी जो आपने सोची थी वो करवानी है, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेक्शन ऑफ द टीचर एंड लर्नर इज इंपॉर्टेंट इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ द प्लान। अगर इन दोनों में से कोई एक पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, टीचर है या लर्नर है, दोनों में से कोई एक पार्टी के अंदर जो मोटिवेशन है वो नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, तो इस सूरत के अंदर ही आपका अकम्पलिशमेंट नहीं होगा। और इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है यूज़ ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज आर इंक्लूडेड। इसके अंदर मुख्तलिफ टीचिंग स्टाइल्स जो हैं वो टीचर अडॉप्ट करता है। आपको पता है ना, कभी कभी टीचर जो है वो ऐसा होता है कि गुस्से वाला होता है, अथॉरिटेरियन होता है, बच्चे डर के उससे पढ़ते रहते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनका बड़ा डेमोक्रेटिक सा तरीकाकार होता है। डेमोक्रेटिक से मुराद कि वो दूसरों की बात सुनते भी हैं, धौंस नहीं जमाते, बल्कि हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं, ये भी एक टीचिंग स्टाइल है। तो कुछ टीचर्स होते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप काम करें, मैं देख रहा हूँ, ये भी एक टीचिंग स्टाइल है। ये भी बहुत अच्छा स्टाइल है जिसमें कि स्टूडेंट काम करता है और टीचर सिर्फ उनको मेंटोर करता है। तो मुख्तलिफ टीचर्स के मुख्तलिफ टीचिंग स्टाइल्स हुआ करते हैं, लेकिन किसी जगह पर स्टाइल बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, जब आपको याद है जब आप लेबॉर्ट्री में जाते थे तो लेबॉर्ट्री की टीचर बड़ी सख्त होती थी और बहुत अच्छा करती थी कि वो सख्त होती थी। अगर वो अथॉरिटेरियन ना होती तो यकीन करें आप वहाँ पर पड़े हुए केमिकल्स को हाथ लगाते और अपने आप को ज़ख्मी कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लेबॉर्ट्री के अंदर वो इंसिजन और ऑपरेशन करने के वो इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप उनसे नुकसान उठा सकते थे। वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी भी चाहिए थी, स्ट्रिक्टनेस भी चाहिए थी, इसलिए वहाँ के लिए टीचिंग स्टाइल कुछ और था। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं हो सकता है कि उनके अंदर टीचिंग स्टाइल वेरी करेगा। तो एट टाइम्स ये टीचिंग स्टाइल जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर देखी। एवेल्युएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपने इसमें ये देखना होता है कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे और जो मेरे गोल्स थे, क्या मैं उनको अचीव कर पाया या नहीं कर पाया। आपने एक मैच करना है, मुकाबला करना है कि मैं ये करने आया था, मैंने कितना कर लिया। और जो मैं सवाल अपने जहन में लेकर आया था प्लान्स के अंदर कि मेरा बच्चा ये कर रहेगा, मैं वो कर पाया या नहीं कर पाया। और अगर आप कर पाए या नहीं कर पाए, दोनों सूरतों में आपने तो सीखा। जब आपने स्टूडेंट से जवाब मांगे और स्टूडेंट्स ने सही या गलत जवाब दिए, उसके नतीजे में आपने उनको फीडबैक भी दिया कि नहीं बेटे इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, आपने सही कहा, आपने गलत कहा, इसको ऐसे कहना चाहिए था। लिहाजा इन तमाम सिचुएशन में होता यह है कि आप अपने बच्चे को एवेलुएट कर रहे होते हैं। तो अब ज़रा इसको इस इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम प्रोसेस को समझें आप, तो यू विल रियलाइज़ कि तीनों फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों को अलग-अलग से हम लोग आइडेंटिफाई इसीलिए कर रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। कुछ चीज़ें आपने इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आपने कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ मफरूज़े हैं जिसकी बेसिस पे ये सारी बातें की गई हैं। नंबर 1 कि टीचिंग एक प्रोसेस है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। टीचिंग वैसे ही नहीं होती, कोई मकसद के तहत टीचिंग की जाती है। वो मकसद शामिल हाल ना हो तो टीचिंग नहीं हो सकती। तो टीचिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नंबर 1, टीचिंग इज अ रैशनल। टीचर किसी मकसद के तहत है, उसके पीछे एक लॉजिक है और इसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है उस आइडिया की जिसके लिए कोई काम किया जा रहा होता है। और टीचर अपने एक्शन से बच्चों के बिहेवियर में तब्दीली लेकर आ सकता है। ये 3 असम्पशंस जो हैं, आप इस ध्यान में रखें कि ये वो असम्पशंस हैं जो कि जिसकी बेसिस पर ये सारे का सारा साइकिल जो है वो चल रहा है। अगर आप ये सोचें कि जी टीचिंग का तो फ़ायदा ही कोई नहीं, बच्चों के बिहेवियर में तो तब्दीली नहीं आ सकती, तो फिर आप टीचिंग नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी असम्पशन ही ये है कि टीचिंग जो है वो एक बिहेवियर में तब्दीली लाएगी। अगर वो तब्दीली नहीं ला रही, इसका मतलब ये है कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है, आपने टीचिंग को इम्प्रूव करना है। इसके अलावा टीचिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है। टीचिंग के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपको चीज़ें याद हो जाएं, बल्कि टीचिंग रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है खाली, बल्कि टीचिंग के अंदर और बहुत सारे एजेंडाज हैं जिसके अंदर हमने देखा साइकोमोटर भी थी, अफेक्टिव डोमेन भी थी। इसमें टीचर स्टूडेंट्स को लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके और उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो सके। और फाइनली ये है कि ये बच्चों के अंदर
थिंकिंग, सोचने के अमल को पैदा करती है। इन तमाम एजम्पशंस को अपने जहन में रखिए। अगर आपकी टीचिंग, अगर हम लोगों की टीचिंग आपको सोचने पे मजबूर नहीं कर रही तो दैट इज़ नॉट गुड। टीचर का काम ही ये है कि बच्चों को सोचने पे मजबूर करना। ये खाली रट्टा लगाने का काम नहीं है, जैसे कि लिखा हुआ है रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, बल्कि इसका एक मकसद था, एक ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं हम क्लासरूम के अंदर, उसको हासिल करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं और फाइनली एवेलुएट करके आप लोगों को फीडबैक दे देते हैं। So if I concluded here, if you have got any questions, we will be talking about it.